हेलो एवरीबॉडी। तो यहाँ पर हम जो नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ स्टील एलिमेंट्स। ठीक है, किसी भी नाम से इसको आप बुला सकते हैं। और ये कोर्स बेसिकली आप जब पढ़ते हैं तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की। दैट सब्जेक्ट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और सॉलिड मैकेनिक्स। अगर आप सोम या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपकी कमांड नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, देन आपको यू हैव टू इम्प्रूव योर फंडामेंटल्स। ओके, उसके बाद ही आप इस कोर्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक तो वो चीज़ बेसिक्स आपको एक आइडिया होना चाहिए सोम का, एंड अनदर थिंग इज द आईएस कोड। एज ही दिस इज सब्जेक्ट का नाम मैंने क्या बताया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिजाइन वर्ड स्कीम, डिजाइन का मतलब होता है वी हैव टू प्रोवाइड the size of a section with the material. Okay, and we have to check, हमको चेक करना होता है कि is it safe or not in terms of stresses, in terms of bending moment, in terms of everything so and so. तो आईएस कोड जो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम लेते हैं, फॉलो करते हैं, दैट इज आईएस 800 2007। ओके, ये स्टील का कोड हो गया। जैसे आपने आरसीसी पढ़ा होगा या आरसीसी आप पढ़ेंगे तो रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसका जो आईएस कोड है दैट इज आईएस 456 2000। वो 2000 में दूसरी बार रिवाइज हुआ था। और स्टील का जो कोड है, जो लिमिट स्टेट मेथड से हम करते हैं, एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो हम अभी एलएसएम से जो हम करते हैं दैट इज आईएस 456 2007। ओके, सो ये कोड हम बेसिकली फॉलो करेंगे। ठीक है, और जो प्रोविजंस होंगे कोड के डिज़ाइन के, चाहे वो डिज़ाइन कनेक्शंस हो, चाहे वो डिज़ाइन बीम हो, चाहे वो डिज़ाइन ऑफ कॉलम हो, चाहे वो डिज़ाइन ऑफ गर्डर्स हो, वो हम इस कोड के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट कुछ इस तरह है कि स्टील स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना है वो हमें प्रोवाइड करना है किसका, स्टील का। स्टील एक मटेरियल है, मटेरियल विच कंप्राइजेज आयरन। मोस्ट इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो लोहा ही होता है, आयरन। सम पार्ट ऑफ, वेरी फ्यू पार्ट, 0.23% इज अ पार्ट ऑफ कार्बन, प्लस मैग्नीज, सम डक्टिलिटी वगैरह के लिए। ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये बहुत माइनर इंग्रेडिएंट्स हो गए इसके। ठीक है, तो कार्बन इज इंडिकेटर ऑफ ब्रिटलनेस। कार्बन जितना हम ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल क्या होगा, ब्रिटल होगा। या उल्टी भाषा में कहें तो कार्बन जितना हम कम प्रोवाइड करेंगे, कम पोजीशन में जितना कार्बन की क्वांटिटी हम कम डालेंगे उतना हमारा स्टील डक्टाइल होगा। डक्टाइल और ब्रिटल, ये प्रॉपर्टी आई होप आपको एक आइडिया होगा बेसिक। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आप ऐसे समझ लें कि एक मटेरियल को आपने इलोंगेट किया। ठीक है, इलोंगेट किया, जैसे मैं एक कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके। यहाँ पे आई विल सेलेक्ट पेंसिल। ओके, जैसा समझ लीजिए आप ये। ओके, फाइन, ये एक मटेरियल है ना, और इस मटेरियल को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इलोंगेट कर रहे हो, कोई भी पी लोड आप लगा रहे हो। ठीक है, ये इलोंगेट हुआ। अगर ये बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है और एरिया क्या घटेगा, ये इज द एरिया, ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सिंपल सी बात है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा ना। अगर आप लंबाई बढ़ाओगे, इसकी इलोंगेट करोगे, इसे खींचोगे, तो एरिया क्या होगा, ये एरिया घटिया, डिक्रीज होगा। तो अगर ये इस तरह से जो है इलोंगेट हो रहा है, इट मीन्स दैट दिस मटेरियल इज
डक्टाइल मटेरियल। और ऐसा नहीं हो रहा है, ये बहुत ही हार्ड मास है, जैसा कि कंक्रीट है हमारा। कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा है और ये ब्रिक हो जा रहा है, इट मीन्स इट इज अ, वी कैन से इट इज अ ब्रिटल मटेरियल, है ना। ओके, तो इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, क्लैरिटी हो आपके लिए। सो एक बेसिक आइडिया लगा आपको, डक्टाइल ब्रिटल आपको पता चल गया। स्टील क्या होता है आपको पता चल गया। कोड हम क्या यूज कर रहे हैं, IS 800 2007। ठीक है, यू गॉट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी आर यूजिंग स्टील। भाई सब्जेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट। और इस मटेरियल जब हम आरसीसी पढ़ ही रहे थे, हमको पता है, तो आरसीसी के बाद रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे थे, है ना। कंक्रीट हमको पता है, कंक्रीट क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, रेत प्लस एग्रीगेट। ठीक है, सैंड भी एक तरह का फाइन एग्रीगेट है, और दूसरा जो मैंने एग्रीगेट बोल रहा दैट इज कोर्स एग्रीगेट। तो अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो होगा सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, जिसमें फाइन एग्रीगेट क्या हो गया आपका, सैंड हो गया, और कोर्स एग्रीगेट आपका क्या हो गया, गिट्टी बजरी हो गई। ठीक है, प्लस वाटर ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंक्रीट हो गया। तो कंक्रीट के बाद हम स्टील भी अपना जो है अब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टील एक, मैंने बोला डक्टाइल मटेरियल है, कंक्रीट डक्टाइल मटेरियल नहीं है। तो ये ज़्यादा लोड ले सकता है, ज़्यादा टाइम तक लोड ले सकता है। ये सडन ब्रेक नहीं होगा, है ना। ये सडन ब्रेक नहीं होगा, तो हमको पहले एक वार्निंग मिल जाएगी, मीन्स, है ना। तो मान ले कोई आपका पुल है, कोई ब्रिज है, तो उस पे लोड लग रहा है, तो कंक्रीट का है तो एकदम ब्रेक हो जाएगा वो। स्टील का है तो वो एक डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, एकदम से नहीं टूट के गिरेगा। हमको एक वार्निंग मिल जाएगी, तो हम नीचे से अपना सेफ हो सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो स्टील का फ़ायदे हैं, ये भी एक फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, और भी कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जिसके हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कंक्रीट, काफ़ी ज़्यादा है। तो एक ये भी रीज़न है जिससे हम स्टील यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन शेयर मैं कर पा रहा हूँ, इसमें लिखा भी है स्टील के आगे, अ, ये देखिए, मैं आपको शायद ये पॉइंटर में दिख रहा हूँ, मोस्टली सीन नाउअडेज बिकॉज ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। ज़्यादातर आजकल स्टील यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गुड प्रॉपर्टीज। ओके, ट्रांसमिशन टावर्स, रिफाइनरीज, हाई राइज और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। हाई राइज का मतलब है बहुत ऊंची बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स जैसे हम देखते हैं। और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह है हमारी, दैट ब्रिज, ब्रिज भी पूरे के पूरे आपके स्टील के होते हैं, है ना। सस्पेंशन केबल ब्रिज वगैरह आपने देखे होंगे, और भी नॉर्मल ब्रिज भी स्टील के होते हैं, डेक ब्रिज भी। स्ट्रॉन्गर देन कन्वेंशनल मटेरियल एज कंक्रीट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है जो कन्वेंशनल मटेरियल है आपका, दैट इज, ठीक है, ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, साइज कम होता है। ये साइज कम क्यों होता है, आप ऐसा समझिए इसको कि कोई मटेरियल है, ये कंक्रीट है, इतना कंक्रीट आपको एक स्ट्रेंथ देता है। मतलब ये कंक्रीट मान लीजिए 100 न्यूटन या 100 किलो न्यूटन का लोड झेलता है, किलो न्यूटन में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टील अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो और आप इतना ही लोड लगा रहे हो, कितना, 100 किलो न्यूटन का, तो आपको जो स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा वो आपको इससे काफ़ी छोटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब इतना कंक्रीट का एरिया और स्टील का इतना सा एरिया, इससे भी कम एरिया, ये इक्वल है लोड झेलने के। तो स्टील अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप साइज भी घटा रहे हो सेक्शन का, क्योंकि जगह बहुत कीमती होती है। जब हम ज़मीन लेते हैं तो जो लैंड होती है दैट इज़ वेरी कॉस्टली। तो आप इतना बड़ा कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो कंक्रीट का, और जरा सा कॉलम आप प्रोवाइड कर रहे हो इतना स्मॉल सा, दैट इज़ ऑफ स्टील। तो आपने इतनी जगह सेव कर ली, है ना। तो ये
एक आप कह सकते हैं कि साइज और डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टील आपका रेलिवेंट हो गया है ना। ओके, ये आपने that this thing you can easily understand. सो नाउ द थिंग, स्टील तो समझ में आ गया। अब डिज़ाइन प्रोसीजर, तो डिज़ाइन करना किस किस चीज़ का है, किस किस एलिमेंट्स का है, वो हमको देखना है। तो एलिमेंट्स जो हमारे हैं, दैट इज आप देख पा रहे हैं, बीम है, कॉलम है, ब्रेसिंग्स, फाउंडेशन एंड कनेक्शन। तो कनेक्शन जनरली जो हम प्रोवाइड करते हैं, रेविट, बोल्ट्स और वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर तो हम कनेक्शन ही स्टडी करेंगे, कनेक्शन ही आपको मैं भी कैरी करूंगा। कनेक्शन के बाद हम पढ़ेंगे टेंशन मेंबर, जो ब्रेसिंग वगैरह हैं या और भी ट्रस में यूज़ होते हैं आपके टेंशन मेंबर, टाइज वगैरह और एंगल सेक्शन वगैरह यूज़ होते हैं, लेटेस्ट फॉर टेंशन मेंबर, वो पढ़ेंगे हम कॉलम पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेंबर मींस कॉलम, ठीक है ना, कॉलम पढ़ेंगे हम। फिर हम बीम्स पढ़ेंगे, फ्लेक्चरल मेंबर बीम्स पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रेसिंग्स मतलब दो कॉलम को जोड़ने के लिए जो हम इस तरह से फ्लैट्स यूज़ कर रहे हैं, वो ब्रेसिंग्स, लेसिंग्स, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। गसट बेस फाउंडेशन का एक पार्ट होता है, फाउंडेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कनेक्शन। तो हम जानेंगे बोल्ट और वेल्ड के बारे में, ठीक है। मैंने क्यों बोला बोल्ट और वेल्ड, रिविट नहीं बोला, रिविट भी होता है, ठीक है। बट जनरली रिविट जो होता है वो आपका आइसोलेट हो चुका है, पहले यूज होता था काफी, लेकिन अब जो है ये काफी हद तक आइसोलेट हो चुका है, ठीक है। तो अब जो नॉर्मली जो हम कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट कनेक्शन इज either दैट इज बोल्ट और वेल्ड, ठीक है। नॉर्मली जो है वो या तो बोल्ट होता है या वेल्ड होता है, ओके। वो आपका व्हाट यू कॉल दैट, रिवेट अब नहीं होता, क्योंकि रिवेट एक बार आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो वहीं के वहीं सेट हो जाता है। इट मीन्स दैट आप उसको दोबारा मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, वो खराब हो गया तो हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अल्टर उसकी मतलब आप जो है वो लाइफ जो ख़त्म हो गई तो फिर उसमें जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको दोबारा रिप्लेस करने में। बोल्ट आप इजीली आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम अभी बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, दैट इज टाइप ऑफ सेक्शन। स्टील सेक्शन जो हम प्रोवाइड करेंगे वो किस किस टाइप के होंगे, किस किस शेप के होंगे, या शेप में भी टाइप क्या होंगे, वो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो आप ये देख पा रहे होंगे, ये है आई सेक्शन, पेज नंबर 19 पे दिया है IS 800। हमारा जो कोड मैंने क्या बताया था, IS 800 2007, ठीक है। इस कोड के पेज नंबर 19 पे ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको गिवन है। इस सेक्शन की आपको पिक्चर्स गिवन है और इसमें आपको ये चीज़ एक्सेस डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, और आपको जो इसका डायमेंशंस हैं कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या होती है, डेप्थ किसे कहते हैं, और एक्सिस कैसे पास हो रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, तो वो सब आपको शो किया हुआ है, ठीक है। पहला है आपका आई सेक्शन। तो जनरली विच इज़ वेरी फेमस जो सेक्शन यूज़ करते हैं हम, दैट इज़ आई सेक्शन, ठीक है। तो आई सेक्शन होता क्या है कि मान लीजिए आपका एक रेक्टेंगल सेक्शन है, नॉर्मल सेक्शन इज रेक्टेंगल सेक्शन, जैसे हम आरसीसी में पढ़ते हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, हम ये यूज़ नहीं करते, हम करते हैं आई सेक्शन यूज़, क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिक होता है, अच्छा होता है। अच्छा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मान लीजिए इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनता है आपको याद हो, अगर स्ट्रेस डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। जो स्ट्रेसेस हैं वो टॉप पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और सेंटर में क्या होते हैं, कम होते होते सेंटर में बिल्कुल जीरो जाते हैं, फिर ये स्ट्रेसेस यहाँ से बढ़ते हुए और फिर नीचे बॉटम पे सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेसेस का जो वेरिएशन है ये देखते हुए पता चला कि स्ट्रेसेस जो हैं वो टॉप और बॉटम पे क्या हैं, सबसे ज़्यादा हैं, और सेंटर पे जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है,
जब यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं सेंटर में, तो इसको एरिया रिड्यूस किया जाए। तो हमने क्या करा, ये सेक्शन इस तरह से बना दिया कि यहाँ पर हमने ये एरिया यहाँ से कट कर दिया, हटा दिया, ठीक है। तो आई सेक्शन हमने कॉस्ट सेव कर दी, क्या देख के कि हमारे स्ट्रेसेस यहाँ पे कम है, तो ये हमने इस तरह से आपका लिया, ठीक है। तो आईएएस इसमें कैटेगरी है, जस्ट आपको धीरे धीरे बाद में और डीप हम कर लेंगे इसको एनालाइज, इस चीज़ों को देख लेंगे। अभी जस्ट आप एक नाम सुन लीजिए, आईएएस जूनियर बीम, ठीक है, जूनियर बीम, लाइट बीम, हैवी वेट बीम, मीडियम बीम, वाइड फ्लेंज बीम, ठीक है, और आईएस कॉलम सेक्शन। तो नॉर्मली यही है कि मतलब डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ कम है ना, और आपका वेब पतला कर दिया तो वो मतलब लाइट वेट हो गया, है ना। और वाइड फ्लेंज, ये जो नॉर्मली जैसे मैंने ये आई सेक्शन बनाया, ये जो है इनको कहते हैं फ्लेंज। और ये जो बीच में जो ये वर्टिकल पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं, वेब, इसको कहते हैं वेब, और इसको कहते हैं FLANGE, ठीक है। वाइड फ्लेंज मतलब फ्लेंज उसका वाइड होगा, है ना, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो एक तो आई सेक्शन यूज करते हैं, दूसरा इसको और नीचे ले चलते हैं, दूसरा चैनल सेक्शन, ठीक है। चैनल सेक्शन, सी सेक्शन और चैनल सेक्शन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से सी की फॉर्म में होता है, तो चैनल सेक्शन है ना। तो इसका ये एक्सिस यहाँ पे होता है और एक एक्सिस आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। आईएएस जूनियर, चैनल सेक्शन, लाइट सेक्शन, मीडियम सेक्शन, ऐसे ही कुछ आपको सिमिलर नेम मिल जाते हैं, ठीक है। और आप इसमें देख लीजिए ये, तो ये आपका, ये यहाँ से आता क्या लिखा है, स्मॉल बी एफ, बी एफ मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज, ठीक है। ये फ्लेंज के बारे में बता, ये कैपिटल डी मीन्स टोटल डेप्थ, सॉरी ये टोटल डेप्थ यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक है। ये स्मॉल टी यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसको टी डब्ल्यू या स्मॉल टी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ओके। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, कट कर रहे हैं दोनों एक्सिस। तो यहाँ से एंड से लेकर यहाँ तक जो है, इसको सी वाई कह दिया। सी वाई का मतलब होता है बेसिकली एसेंट्रिसिटी। तो सी वाई मतलब हो गया आपकी एसेंट्रिसिटी, सी वाई मतलब एसेंट्रिसिटी इन अबाउट, सॉरी इसको मैं रेज करना चाहूँगा, इसको कट कर दीजिए, अबाउट वाई डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। और सी एक्स इज इक्वल टू सिमिलरली एसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो वाई एक्सिस कौन सा होता है, वर्टिकल वाला होता है, दिस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये एसेंट्रिसिटी जो हो गई दैट इज सी एक्स। और एक्स एक्सिस कौन सा, ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल की जो डिस्टेंस हो गई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, सी एक्स, गॉट इट। ये हो गया। तीसरा जो हम सेक्शन यूज करते हैं उसका फिगर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है ना, आधा सी समझ लीजिए इसको, ये एंगल सेक्शन। ये एंगल आपने घरों में भी देखा होगा, जैसे नॉर्मली हम कोई टीन की छत बनाते हैं ना, ऊपर शेड वगैरह बनाते हैं, उसमें लोहे के आपको देखा होगा एंगल्स बना देते हैं। तो ये एंगल सेक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ISA, ठीक है। चैनल सेक्शन का क्या था, ISC। व्हाट इज IS, इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर चैनल सेक्शन, ठीक है। और एंगल सेक्शन है तो ISA, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। जब ये वाली लेग और ये वाली लेग आपकी सेम हो जाए, जैसे ये भी 90 है यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी 90 है, दोनों सेम हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल। और मैं ऐसा ही कुछ एंगल बना दूं, मान लीजिए यहाँ से तो छोटा, ये ऐसे में लंबा है, ओके। ये तो इसकी 60 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, 90 है mm। तो ये लेग डिफरेंट हो गई, ये लेग यहाँ से लंबी हो गई, तो इसको बोलेंगे अनइक्वल एंगल। और सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल सेक्शन, ओके, गॉट इट। वही कैटेगरीज में भी होंगी, ठीक है, लाइट एंगल, मीडियम एंगल, हैवी एंगल, ओके, व्हाटएवर। ये टी सेक्शन होता है आपका, ये इट्स लाइक टी, सेम वही विड्थ और आपका डेप्थ वगैरह, ठीक है ना, ओके। चलिए, कुछ छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, फ्लैट्स बार होते हैं, जैसे ये फ्लैट्स हो गया, ये स्मॉल बार हो गए, ट्यूब्स हो गई। जैसे आपने एग्जांपल के लिए मतलब रेलवे की पटरी आपने देखी होगी, पटरी जिस पर ट्रेन दौड़ती है, तो जो रे उसको टेक्निकल भाषा में, पटरी जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, टेक्निकल भाषा में इसको कहते हैं रेल्स। रेल्स पटरी को कहते हैं, ट्रेन को रेल नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ट्रेन को ट्रेन कहते हैं, ये रेल्स होती हैं पटरियाँ।
एक पटरी और दूसरी पटरी, दूसरी रेल्स को जोड़ने के लिए आपने देखा होगा साइड में इस तरह की वो यूज़ होती है, लोहे की लंबी-लंबी शीट यूज़ होती है। उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं फिश प्लेट। ये कहते हैं फिश प्लेट। वो अभी आप जब कभी बाद में ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं, रेलवे इंजीनियरिंग में आप ये सब पढ़ते हैं बेसिकली, तो वहाँ पे इस तरह के स्टील सेक्शन भी आपके यूज़ होते हैं, ठीक है? गॉट इट? तो ये आपका हो गया इस तरह से। स्टील एज मटेरियल। तो स्टील जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि हम स्टील यूज़ कर रहे हैं, या ये कंक्रीट से अच्छा है तो क्यों है, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं, ये समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे लेट अस सपोज एडवांटेजेस में ये कह रहे हैं कि बेटर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल बेटर है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब ये कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? तो प्रॉपर्टीज आर वेल डिफाइंड एंड यूनिफॉर्म। ओके, व्हेन वी डिजाइन वी आर कॉन्फिडेंट व्हाट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू get or we are going to incorporate. But in case of concrete, we are not very sure about the strength, so gap is more. तो कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो कंक्रीट है आपका, कंक्रीट जो है, कंक्रीट में सी बोल रहा हूँ, इसमें आप क्या डाल रहे हो? सीमेंट डाल रहे हो, सैंड डाल रहे हो, रेत डाल रहे हो, बजरी डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, ठीक है? और लेबर साइड पे मिला रही है। तो लेबर जब साइड पे मिला रही है तो आप हमेशा तो उसको नहीं देख पा रहे हो, आप हर चीज़ इंश्योर सही नहीं कर पाओगे, है ना? आप वहाँ से चले गए, आप इंचार्ज हो, आप जेई हो या आप जो भी इंजीनियर हो, एई हो, तो आपने उसको बोला भाई सही से करना है, इतना कट्टे सीमेंट मिलाना है, इतना जो है बैग ये सैंड मिलानी है, इतना केजी, या इतना आपको पानी मिलाना है, इतना बकेट। उसने नहीं मिलाया सही से एक चीज़, उसने मिलाया, जो मिक्सिंग कर रहा है वो प्रॉपर एक शीट के ऊपर मिक्सिंग करनी चाहिए। मान लो उसने एकदम नॉर्मल रोड पे ही बना दिया, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर बना दिया नॉर्मली, ये जो मसाला बनाया, जो मिक्स बनाया कंक्रीट वैसे ही बना दिया, तो उसमें मिट्टी मिल जाएगी कंक्रीट में, तो भी इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी ऑब्वियसली, है ना? तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, उसमें मिट्टी मिल गई, एलपीडी की डिटेक्शन हो जाएगी, ठीक है? तो कुछ भी है, उसने सही से काम नहीं करा, तो मतलब एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं किसमें? कंक्रीट में। स्टील में ऐसा नहीं है। स्टील में आप कहाँ बनता है? स्टील फैक्ट्री में बनता है। कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में हमें पता है, हम कंप्यूटराइज डेटा डालते हैं, भाई इतना ये कार्बन डल रहा है, इतना ये डल रहा है, हमें पता होता है कि हम कैसा स्टील बना रहे हैं। तो एरर थोड़ा बहुत हो सकता है, ऐसा नहीं कि एरर होता ही नहीं है, लेकिन चांसेस ऑफ एरर या गलत चीज़ मिलने के हमें चांसेस बहुत कम होते हैं। बट कंक्रीट में ऐसा नहीं है। कंक्रीट में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि स्ट्रेंथ हमें हमने बोला M30 बना रहे हैं। M30 का मतलब होता है मिक्स 30। 30 इसमें क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज। ओके, तो ये जो M30 ग्रेड है, तो हमने कई सारे क्यूब कास्ट करे। लेट अस सपोज हमने 100 क्यूब कास्ट करे, तो 100 क्यूब कास्ट करे हमने, तो 95% क्यूब की, या मैंने बोला 100 क्यूब कास्ट करे, तो 95 क्यूब की स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज़्यादा आनी चाहिए। 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं या 5 से कम क्यूब ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 से कम आए, तभी हम उस स्ट्रेंथ को M30 बोलेंगे या 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ बोलेंगे। मतलब 5% रिजल्ट हम मान सकते हैं कि वो इट मे एक्सपेक्टेड टू फॉल, वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना चलता है, 5% एरर चलता है। तो ये वेरिएशन बहुत होता है कि मान लो 95 क्यूब भी हुए, तो 95 क्यूब्स में किसी की 31 है, 31.2, 31.8, 32 ऐसे वेरी करती है। जैसे कि ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, सेकेंडरी में पढ़ा होगा, बीटेक में, डिप्लोमा में भी जैसे होता है, कोई डिप्लोमा से पढ़ के आया होता तो उसने भी ये फॉर्मूला शायद देखा हो कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफ टी इज इक्वल टू दिस इज एफ सी मीन स्ट्रेंथ, सॉरी दिस इज टारगेट स्ट्रेंथ एफ टी इज इक्वल टू एफ के या एफ एम मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.64 सिग्मा। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो नॉर्मली कंक्रीट का कैसे बिहेवियर होता है, ऐसा एक आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं, है ना? मैं यहाँ पे बना देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करते हैं
तो ये जो आपकी टारगेट स्ट्रेंथ है वो FC मतलब मीन स्ट्रेंथ प्लस 1.64 सिग्मा, ठीक है। इतना डेविएशन होता है मीन वैल्यू से, ठीक है। ये पॉइंट के लिए इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टील इज लाइटर मीन्स स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो इज हायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। स्टील क्या हल्का है, कैसे हल्का है? अब आप बोलोगे नहीं सर स्टील तो हल्का है नहीं, स्टील तो भारी है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने वही चीज़ बताई कि जितना लोड झेलने के लिए जितना बड़ा कंक्रीट का कॉलम या बीम चाहिए होगा, जितना बड़ा कंक्रीट का सेक्शन चाहिए होगा, उतना ही लोड झेलने के लिए अगर आप बोलो कि मैं ये नहीं यूज करना चाह रहा कंक्रीट, मैं स्टील यूज करना चाह रहा हूँ, तो बहुत छोटा सेक्शन हमें चाहिए होगा। और वो छोटा कितना छोटा, वो अप्रोक्सीमेट आप ऐसा समझ लीजिए कि 15 गुना छोटा या 20 गुना छोटा या 13 गुना छोटा, इतना लगभग छोटा, 10 से 20 गुना छोटा सेक्शन आपको यूज करना होगा जब आप स्टील यूज कर रहे हो। तो आपका साइज कम हो गया, तो स्टील जो आप यूज कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं कि वो लाइटर है। और पॉइंट जो लॉजिकल पॉइंट हम शो कर रहे हैं वो ये है कि मींस स्ट्रेंथ बाय वेट रेशियो इज हायर, मतलब स्ट्रेंथ जो मिल रही है स्टील से छोटे सेक्शन से वो ज्यादा मिल रही है किसकी तुलना में, कंक्रीट में। गॉट इट? कंक्रीट में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ जितना बड़ा सेक्शन दे रहा है उसका वेट ज्यादा है स्टील से। तो स्ट्रेंथ बाई वेट रेशियो किसका ज्यादा है, स्टील का ज्यादा है कंक्रीट से। इट कैन बी इरेक्टेड इजीली, ठीक है ना, इट कैन बी इरेक्टेड इजीली। कंक्रीट में आपको जब आप कॉलम बनाते होंगे, आपने देखा होगा घर में बनता है तो आपको ऐसे वो फट्टे लगाने पड़ते हैं ना, ऐसे फॉर्म वर्क करना पड़ता है, शटरिंग लगानी पड़ती है, फिर यहाँ मसाला डालना पड़ता है, कंक्रीट रखना पड़ता है, सेट होता है, फिर क्यूरिंग करते हो, तराई करते हो, उसकी पानी डालते हो, तब वो अच्छे से सेट होता है ना। 7 या 10 दिन तक क्यूरिंग करने के लिए बोला जाता है नॉर्मली। इसमें इरेक्शन बहुत इजी इफेक्टिव से बन के आया है, वो वैसे ही आपका हार्ड है, तो इट कैन बी इरेक्ट इजीली, वो आप इजीली प्लेस कर सकते हो जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। क्विकली मेड ऑब्वियसली, कंक्रीट में आपको भी सीमेंट आएगा, ले ये आएगा, सैंड आएगी, फिर लेबर मिक्स करेगी, फिर वो बनेगा, मैंने वही बताया, फिर उसका वेट करना पड़ेगा, वो सेट होगा, फिर आप क्यूरिंग करोगे। बट स्टील इज फैक्ट्री मेड थिंग, ऑन साइट मेड थिंग, तो इट कैन बी मेड क्विकली। आपको चाहिए तो आप ऑर्डर करो, ठीक है, आपको पहले से ऑलरेडी मेड होगा। कॉलम फ्री स्पेस, जो वही आपकी एरिया की बात कर रहे हैं कि मान लो एक आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें 4 कोने हैं, तो इतने बड़े बड़े आप अगर कंक्रीट बना रहे थे तो इतने बड़े बड़े आपके कंक्रीट के पिलर लग रहे थे, या आपके कंक्रीट के क्या लग रहे थे, कॉलम यूज हो रहे थे। बट आपने इसको ना यूज करके इतने ही बड़े घर में आपने स्टील लगाया, तो इतने छोटे छोटे पिलर आपने यूज करे, ठीक है ना, क्योंकि इतने छोटे पिलर आपकी बड़े कंक्रीट के पिलर के बराबर मजबूती दे देंगे, इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो इतना एरिया आपका बच गया ना, ये फालतू में जो एरिया, ये जो कॉर्नर में जो एरिया कंक्रीट एक्स्ट्रा घेर रहा था, ये सेफ हो गया। दिस कॉलम फ्री स्पेस उसी को कह रहे हैं। लेस मटेरियल हैंडलिंग, वही डिफरेंट टाइप के मटेरियल है, कंक्रीट एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, अलग अलग तरह के मिक्सचर से बनता है, तो वही एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मटेरियल हैंडलिंग कम हो ज़्यादा होगी तो एरर भी ज़्यादा होगा, है ना। बेटर डक्टाइल, ये आपको पता ही है कि भाई डक्टिलिटी स्टील की काफ़ी ज़्यादा है कंक्रीट से, तो वही आप सडन वार्निंग मिल जाती है स्टील में, तो हमें भरोसा है। और टफनेस एक वर्ड आता है, देखो टफनेस लिखा, तो ये वर्ड भी आई होप आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या सॉम में पढ़ा होगा। टफनेस होता है कि इम्पैक्ट लोड को झेलने की जो क्षमता है वो कैसी है, वो टफनेस कहलाती है। या तो टफनेस सडन इम्पैक्ट लोड को, और अर्थक्वेक एनर्जी, या तो वहाँ भूकंप आया, सिस्मिक एक्टिविटी हुई, अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, तो डक्टाइल मटेरियल अच्छे से झेल जाएगा, अच्छे से रजिस्ट कर लेगा, किसकी तुलना में, किसके कंपैरिजन में, ब्रिटल मटेरियल की। ब्रिटल मटेरियल झेलेगा एक पॉइंट तक, उसके बाद एकदम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप सबको पता है। डिसएडवांटेजेस अगर आपकी बात करें तो डिसएडवांटेजेस स्टील के कुछ होंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज हमें अच्छा काम चाहिए होता है पहले। स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, अब इस स्टील को इरेक्ट करने में, स्टील को प्लेस करने में नॉर्मल लेबर नहीं चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। वो अच्छे खासा उन्हें नॉलेज होना चाहिए, तभी वो फिटिंग अच्छे से हो पाएगी, अदरवाइज काम ज़्यादा खराब हो सकता है। हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, भैया आपको पता है लोहा तो महंगा है,
स्टील जो है वो कॉस्टली है, तो कॉस्ट तो ज़्यादा लगेगी कि आप अगर स्ट्रेंथ देख रहे हो, सब चीज़ देख रहे हो, तो कॉस्ट लगेगी, है ना। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि उसमें जो कोरोजन का खतरा होता है, जंग लगने का खतरा होता है ना रस्टिंग का, तो आपको रेगुलर पेंटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, उसको केमिकल्स लगाने पड़ेंगे ताकि उसमें जंग ना लगे। पुअर फायर प्रूफिंग, मतलब आग लगने का जो, जैसे मतलब आग लग रही है और आपका एक तरफ तो आपका क्या है, कंक्रीट है, और दूसरी तरफ आपका क्या है, स्टील है, तो कंक्रीट जो है वो ज़्यादा झेल जाएगा आग को स्टील की तुलना में, तो कंक्रीट यहाँ पर स्टील से अच्छा हो गया क्योंकि वो फायर को अच्छे से रजिस्ट कर लेता है ना। लोहा तो फिर मल्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब पिघल के उसमें डिफॉर्म हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी में रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग कनेक्शन, तो जो कनेक्शन वगैरह कर रहे हैं, अब आपने स्टील का ब्रिज बनाया तो आप कनेक्शन वगैरह कर रहे हो, तो आपने वेल्डिंग करना चाहते हो, वेल्डिंग कैसे हो जाएगी, तो वेल्डिंग के लिए तो आपको बिजली चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी साइट पे आपको जगह जगह। कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये छोटे मोटे दो जो एडवांटेजेस हैं। उसके बाद भी लाइफ, वही भूकंप झेलने की क्षमता, है ना, और छोटे सेक्शन यूज होना, इन सब कारणों से फिर भी हम स्टील को आजकल प्रेफर करते हैं। ये फिर यहाँ पे शो किया हुआ है, आप स्क्रीन जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन, कार्बन, मैंगनीज, सल्फर वगैरह वगैरह, यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन है, 0.2, 0.3, लाइक दैट। टाइप्स ऑफ स्टील में कार्बन स्टील, कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा, है ना, हाई स्ट्रेंथ कार्बन स्टील, लो डक्टिलिटी। स्टेनलेस स्टील में निकिल हो गया आपका, क्रोमियम हो गया, कार्बन परसेंटेज स्मॉल, कार्बन कम डालेंगे, निकिल और क्रोमियम की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, है ना, इसमें बर्तन वगैरह जैसे आप देखते हैं, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के होते हैं। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील में आपको बताइए, स्ट्रक्चर बीइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रॉपर्टीज हम जो देखते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, है ना, ये आपने सो में पढ़ी होगी, है ना, यील्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे यील्डिंग पॉइंट आ जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेकिंग या ब्रेकिंग पॉइंट आता है, और वेल्डेबिलिटी, टफनेस मैंने बता ही दिया, इम्पैक्ट लोड झेलने की क्षमता, कोरोजन रस्टिंग आपको पता ही है, ठीक है ना, मशीनेबिलिटी, वो सब डिफॉर्मेबिलिटी सब उसमें ही आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, we'll try to drag this down. केमिकल कंपोजिशन, हीट ट्रीटमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सम प्रॉपर्टीज फिजिकल, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये रो इज 7850 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी है नॉर्मली स्टील की, लोहे की, वो कितनी है, 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो हम पढ़ते हैं, ई दैट इज 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। कितनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये एम, इसको क्या बोलते हैं यूनिट को, और इसको दूसरा नाम भी इसका मेगा पास्कल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज पॉइजन रेशियो, म्यू इज इक्वल टू 0.3। म्यू अलग अलग होता है, जीरो म्यू नॉर्मली सो में हम पढ़ते हैं 0 से 0.5 तक ये वेरी करता है। स्टील का ये 0.3 तक होता है, कंक्रीट का 0.232 समथिंग होता है, 25, और ये 0.3 किसका होता है, स्टील का होता है। पॉइजन रेशियो आपको पता ही होगा, ठीक है, सोम का पार्ट है। जी, ये आपका शेयर मॉडुलस हो गया, ठीक है, 0.76 इंटू 10⁵ अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ओके, पर डिग्री सेल्सियस मतलब इतना जो है टेम्परेचर, इतना स्ट्रेन डेल्टा होगा इन 1 डिग्री सेल्सियस। ये इसका अल्फा है, किसका, स्टील का, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दी कंक्रीट, ठीक है ना, कंक्रीट का भी लगभग, और थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है। ओके, डक्टिलिटी की डेफिनेशन है गिवन, एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर दी टेंसाइल लोड, ये हम सबको पता है, हम सब पढ़ रहे हैं बचपन से। डक्टिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं तन्यता, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है ना। ठीक है, डक्टिलिटी, ये कर्व हमने सो में भी पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, ये है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, है ना, ये इस तरफ है आपका स्ट्रेस और इस तरफ आपका क्या बता रहा है, ये स्ट्रेन।
और ये कर्व इस तरह से आपका, जब आप उसे यूटीएम में टेस्ट करते हो मटेरियल को, इस तरह से खींचता है, ये यहाँ तक जाके ब्रेक हो जाता है। ए पॉइंट आपको क्या आता है, प्रोपोर्शनल पॉइंट आता है ना, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बी पॉइंट आपका क्या आता है, इलास्टिक पॉइंट आता है ना। सी पॉइंट आपका क्या आता है, लो अपर यील्ड पॉइंट आता है, फिर लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना, फिर ये यील्ड प्लेट्यू, फिर स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर ई पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं बेसिकली, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, आई होप ये ठीक हो जाए। ओके फाइन, थोड़ा ठीक हो गया। ई पॉइंट आपका जो होता है दैट इज नेकिंग पॉइंट, और एफ पॉइंट आपका क्या होता है, ब्रेकिंग पॉइंट। ओके, ये नेकिंग पॉइंट और एफ आपका क्या होता है, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे मटेरियल टूट जाता है ना। ये सब हमने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। फर्दर फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने ये ठीक से नहीं पढ़ा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं ये कैसे जनरेट हो रहे हैं, मतलब ये क्यों अब फॉर्म हो रहे हैं, ये अगर आपको डाउट है तो ये हम फर्दर इस कर्व को डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता देना कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है ठीक से, ठीक है। तो ये है, ये थोड़ा सा सिस्टम जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, कोई पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा है, सी डी पॉइंट्स क्या है, डी पॉइंट स्ट्रेन हार्डनिंग होता है ना। हार्डनेस एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द इनंडेशन एंड स्क्रैचेस। ठीक, हार्डनेस क्या होती है किसी भी मटेरियल की, ये मटेरियल है मान लीजिए, इस पे हम खुरच रहे हैं किसी भी चीज़ से, स्क्रैचेस मार रहे हैं, तो स्क्रैच ना पड़े या उस स्क्रैच को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे वो मटेरियल, दैट इज हार्डनेस, वो कितना हार्ड है ना। हार्डनेस निकालने के लिए ये 2-3 टेस्ट होते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, बर्नर हार्डनेस टेस्ट। ये ज़्यादा डीप में इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। कंपटीशन पर पर्पस के लिए इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि रॉकवेल होता है, ब्रिनल होता है, ठीक। तो ये याद आप कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। टफनेस मैंने बताया था, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू दी फ्रैक्चर, जहाँ से आपने लोड लगाया और जहाँ पे आके मटेरियल टूटा, वो जितनी भी एनर्जी स्टोर करी किसने, मटेरियल ने, वो टोटल एनर्जी ही क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज टफनेस। पूरी एनर्जी क्या है, टफनेस है ना। नेक्स्ट इज फटीग। फटीग क्या, एक काइंड ऑफ अ डैमेज ड्यू टू रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग है ना। तो साइक्लिक लोडिंग और रिपीटेड लोडिंग है ना, मतलब जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, एक ब्रिज आपने बनाया इस तरह से, पुल बनाया, अब इसमें अर्थक्वेक यहाँ पे आ रहा है ना बार बार, और अर्थक्वेक ये जो है हिल रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है, तो बार बार जो साइक्लिक लोडिंग हो रही है इसको कहते हैं फटीग है ना। उस फटीग में जो है मटेरियल थोड़ा जल्दी यील्ड कर जाता है यील्ड पॉइंट से, तो जो पॉइंट जहाँ पे उसकी यील्डिंग शुरू होती है, डिफॉर्मेशन शुरू होती है, उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने, इंड्योरेंस लिमिट। उसका नाम जो है यील्ड लिमिट ना करके हमने क्या रख दिया, इंड्योरेंस लिमिट। तो ये रेसिडुअल स्ट्रेसेस होता है, ठीक है, जो स्ट्रेस बच जाते हैं। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाईली लोकलाइज स्ट्रेस, ठीक है ना, सडन जहाँ पे कोई नोड बन जाए, यहाँ पे सडन कोई क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाए, वहाँ पे बन जाएगा है ना, या कोई पार्ट बिखर जाए मटेरियल में कोई ऐसा, तो वहाँ पे एकदम से स्ट्रेस वहीं पे पर्टिकुलर पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी, जब वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी तो वहीं से ये कोलैप्स होना है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है ना। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। बेसिक प्रॉपर्टीज हमने देखी, डक्टाइल देख लिया हमने, फटीग देख लिया, टफनेस देखा, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन देख लिया, रेसिडुअल स्ट्रेसेस जान लिए, हार्डनेस हमने पता कर लिया, स्टील क्यों यूज़ करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिलेबस का आइडिया मैंने आपको दे दिया, आईएस कोड आईएस 800 2007 हमने आपको बता दिया, ठीक है। सेक्शंस, टाइप ऑफ सेक्शंस हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि आई सेक्शन होता है, चैनल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट आपका जो चल रहा है उसका, ये काफ़ी हद तक फिनिश हो चुका है। इन नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे डिज़ाइन फिलॉसफी। जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो अभी जो यूज़ होती है वर्ल्ड वाइड, दैट इज़ मोस्टली LSM, लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्टेट मेथड पहले यूज़ होता था पर अब वो यूज़ नहीं होता है, अब LSM ही यूज़ होता है। कुछ चीज़ों में आज भी WSM यूज होता है, जैसे वाटर टैंक, फर्दर बताऊंगा क्यों, बट मोस्टली वाटर टैंक वो भी आपका जो क्या है, कंक्रीट का है ना।
मोस्टली जो आपको यूज होता है दैट इज आपका एलएसएम, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। और एक मेथड और बीच में आया था डब्ल्यूएसएम के बाद, वो होता है यूएलएम, अल्टीमेट लोड मेथड। ये तीनों मेथड मोस्टली डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। एलएसएम के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसी टर्म एक होती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन का इतना ही पार्ट हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत सोम का चीज़ें आ रही हैं, आगे भी आएंगी, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स वगैरह। तो सोम आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। कोई भी दिक्कत होती है आप पूछें, बेझिझक सोम के क्वेश्चन पूछें, सोम का फंडामेंटल पूछना है, आपको शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। आप मेल करें, मैसेज करें, कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सोम थोड़ा सा देख लें। तो ये सब्जेक्ट समझने में, बाकी मैं हूँ, ठीक है। ये डिज़ाइन सब्जेक्ट स्टील समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है, फॉर दिस लेक्चर। दिस इज ऑल। थैंक यू।